जरा सोचकर देखिए, अगर बेटियां घरों में ही महफूज नहीं होंगी तो वो कहाँ होंगी? क्या बेटियों की सुरक्षा के लिए हर वक्त हर समय माँ बाप को, परिवार को अलर्ट रहना होगा? एक ज़माना था जब बच्चों को किसी के भी हवाले कर दिया जाता था। बच्चे जाते थे, उनके साथ वो सुरक्षित भी रहते थे। मगर आज का ज़माना ये क्या होता चला जा रहा है कि बहन हो, बेटी हो, माँ हो, कोई भी सुरक्षित क्यों नहीं दिखती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही होता है। जिस रिश्ते पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा रहा था, जिस रिश्ते पर सबसे ज़्यादा यकीन किया जा रहा था, उसी रिश्ते ने इंसानियत को न केवल शर्मसार किया है बल्कि माँ बाप की, परिवार की चिंता भी बढ़ा दी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद की। ज़िला मुरादाबाद की एक तहसील है कांठ, और इसी तहसील का एक मोहल्ला पड़ता है पट्टीवाला। दरअसल 22 दिसंबर की शाम लगभग 5 बजे के आसपास एक लड़की अभी कुछ ही देर पहले अपने स्कूल से पढ़कर आई थी। वो प्राइमरी स्कूल की छात्रा थी। पढ़कर आई, आखिर जैसे ही उसने घर पे बस्ता रखा है, माँ ने कहा, बेटा आयशा कुछ खाना खा लो। आयशा ने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे खेलने के लिए बाहर जाना है। माँ ने जब ज़िद की तब उसने बामुश्किल आधी रोटी खाई थी, और वो आधी रोटी भी कुछ ऐसी खाई कि उसमें सब्जी अंदर लपेटी, उसको रोल बनाया और वो खाते हुए बाहर चली जाती है। ये कोई पहली बार नहीं था, अक्सर आयशा ऐसे ही करती है। उसकी माँ उसको देखकर हल्का सा गुस्सा भी करती है कि जब देखो खेलने में ही मशगूल रहती है, ये नहीं कि कभी पास भी आकर बैठ जाए। घर की लाडली जो है, पैरों में पायल हैं, उसकी खनखनाती हैं, आवाज़ें आती हैं तो घर के हर लोग खुश होते हैं। उसी से पता चलता है कि आयशा कहीं आसपास घूम रही है। मगर 4-5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है। अब आयशा की उन पायलों की, उनकी खनखनाने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। माँ को चिंता सताने लगती है। कुछ ही देर के बाद, यानी कि 7 या 7:30 बजे के आसपास, उसके पापा साबिर मियाँ भी घर आ जाते हैं। उसकी माँ आसमा कहती है कि आयशा को गए हुए 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती है। जाकर देखो तो सही, आसपास में पूछो तो सही कि वो किसके घर बैठी है, आखिरकार कहाँ उसको टाइम लग गया। साबिर मियाँ बाहर जाते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, आसपास के बच्चों से पूछते हैं, मगर उस बेटी का कहीं भी कोई सुराग नहीं था, आता पता नहीं था। जब ये 2.5 घंटे या 3 घंटे तक उस बच्ची का कहीं पता नहीं चलता है, तब जाकर उसके पापा की, उसकी माँ की कहीं ना कहीं चिंता बढ़ने लगती है। वो परेशान होने लगते हैं कि अब से पहले बेटी जब भी स्कूल जाती थी तभी आंखों से ओझल होती थी। नहीं, अक्सर उसके घुंघरुओं की, उसके पायल की आवाज़ें उनके कानों में कहीं ना कहीं खनखनाती रहती थीं। बस एक ही ये कान, बस उन्हीं खनखनाहट को सुनने के लिए, उनकी पायल को सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। इसके लिए दोनों पति और पत्नी, साबिर और आसमा, अब निकल पड़ते हैं अपनी बेटी को तलाश करने के लिए, और घर घर जाकर वो बेटी को पूछते हैं। लेकिन कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई महिला आयशा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं देता है। अब बस आंखों में आंसू थे और एक बेबसी है कि बेटी गई तो कहाँ गई, उसे कौन लेके चला गया। फिर घर माँ वापस भाग कर आती है। उसका एक फ़ोटोग्राफ्स रखा हुआ था, उस फोटोग्राफ्स को लेकर स्कैन कराते हैं, बड़ा सा फोटोग्राफ्स तैयार कराते हैं, और फिर वो अपने मोहल्ले से दूर निकल जाते हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी बेटी को देखा है। आंखों में आंसू हैं, रो रही है, रोते रोते पूछते क्या तुमने हमारी बेटी को देखा है। मगर बेटी का पता नहीं चलता। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। जो भी व्यक्ति, जो भी पुलिस वाला, जो भी मिलता है, हर किसी से एक सवाल था, कोई भी नहीं कहता कि हमने उस बेटी को देखा है। दिन निकलता है। अब साबिर और आसमा अकेले नहीं थे, सैकड़ों लोग उनके साथ हो जाते हैं, और उस बेटी को तलाशने के लिए अब वो फोटोग्राफ्स भी अकेले या दुकेले नहीं थे। सैकड़ों फोटोग्राफ्स के साथ हर व्यक्ति, हर आदमी जिसका बस चल रहा था, वो गली गली, घर घर जा रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि क्या आयशा को देखा है। मगर कोई भी व्यक्ति उस बेटी को ये नहीं बता रहा था कि हमने देखा है। 22 तारीख की शाम को 5 बजे गायब थी, अब 23 तारीख की शाम 5 बजे भी निकल जाती है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय होता है, बेटी का कहीं अता पता नहीं चलता। मगर 23 तारीख को कांठ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है, और दर्ज कराने के बाद पुलिस से अपील की जाती है कि हमारी बेटी को ढूंढ कर ला दीजिए साहब, उसकी बहुत याद आ रही है। माँ रोती है, उसका बाप भी बिल्कुल लगता है। पुलिस भी कोशिश करती है, मगर 23 तारीख को भी कोई पता नहीं चलता। 24 तारीख को फिर से वही पुलिस वालों के साथ मिलकर अब बेटी को
आसपास के गांव में तलाशना शुरू कर देते हैं। आसपास के गांव में जाकर घर घर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या तुमने हमारी बेटी को देखा है। अब पुलिस, गांव के लोग, आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, सभी लोगों ने अब घरों ही नहीं बल्कि जंगल में भी तलाशना शुरू कर दिया। एक इंटर कॉलेज था, उस इंटर कॉलेज के पीछे एक ईख का खेत है। उस ईख के खेत में जब लोग बड़ी संख्या में उस बच्चे को तलाश कर रहे हैं तो वो बच्ची मिल जाती है, मगर जिस हालत में मिलती है उसको देखकर रोना आ रहा था। रोना आने वाली बात भी थी क्योंकि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, मगर वो लड़की, वो बेटी खून से नहाई हुई थी, जगह जगह चोट के निशान थे उसको। माँ ने अपनी बेटी को देखा तो बेहोश हो जाती है, बाप ने अपनी बेटी को देखा तो बेहोश हो जाता है। उनको होश में लाया जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है, शव को कब्जे में ले जाता है, मगर भीड़ पुलिस को कब्जे में लेने से मना कर देती है। हंगामा खड़ा हो जाता है। बड़ी मुश्किलों के बाद, कड़ी मशक्क़त के बाद इस थाने के जो इंचार्ज हैं सुरेश पाल सिंह और सीओ महेश चंद गौतम पब्लिक को भरोसा दिलाते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि बस हमें एक बार जांच करने का मौका दे दीजिए, जो भी इस घटना के पीछे है हम उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसको देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस बेटी के साथ बलात्कार किया गया था। एक बार नहीं, कई बार बलात्कार किया गया था। अभी उसकी 7 साल की उम्र थी, कक्षा 2 की छात्रा थी। कौन होगा वो दरिंदा? सभी की जुबान पर एक ही सवाल था। 26 तारीख को बड़ी संख्या में, क्योंकि ये बेटी की जो लाश मिलती है 24 तारीख की शाम को मिलती है, 25 तारीख को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 26 तारीख को लोगों का गुस्सा भड़क जाता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं। उनकी एक ही मांग थी कि जो भी हत्यारा है, जो भी इस घटना के पीछे है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम पुलिस के खिलाफ एक मोर्चा खोल देंगे, धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है उससे खुलासा ये होता है कि उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसको मारा गया, उसको पीटा गया है। जैसे ही उसकी माँ को ये बात पता चली थी तो माँ रो तो चली जा रही थी, उसकी आँख के आंसू भी सूख चुके थे, बाप की भी आंखों के आंसू सूख चुके थे। बस वो भी यही जानना चाहती थी कि आखिरकार उसकी बेटी के साथ इतना गंदा काम किसने किया है, कौन होगा वो। पुलिस तलाश में जुट जाती है, प्रेशर लोगों का बढ़ रहा है। स्थानीय सपा नेता हो, बसपा नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। घर लोगों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। पुलिस पर जब दबाव बढ़ता है तो पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर देती है। घटना को अब 4 से 5 दिन का समय हो चुका है। आखिरकार कड़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद वो बेटी एक व्यक्ति के साथ जाती हुई दिखाई देती है। उसकी पीठ दिख रही थी, जब पीठ दिख रही थी उसका फोटोग्राफ्स निकलाया जाता है। घर वालों से उसकी पड़ताल की जाती है कि ये व्यक्ति कौन है, तो पता चलता है वो कोई और नहीं, उस लड़की का सगा तहेरा भाई यूसुफ उर्फ लालू था। पुलिस उसको ढूंढने लग जाती है, मगर पुलिस उसको तलाश ही नहीं कर पाई क्योंकि वो घर नहीं था, वो भाग चुका था। वो कहाँ गया है उसको तलाशने के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं और आसपास के कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी रिश्तेदारी, कोई ऐसा इलाका कोई छोड़ा ही नहीं और पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। मगर कड़ी मशक्क़त के बाद, करीब 36 घंटे के बाद, यानी कि 28 तारीख की दोपहर 2 बजे के आसपास उसको दिल्ली के सुंदर नगरी से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके पुलिस जब उसे कांठ लेके आती है, थाने में लाती है, तो उस लड़की की माँ, उस लड़की के पापा, उसके रिश्तेदार, बाकी और लोग भी मौजूद थे। उनके सामने जब पूछताछ की जाती है तब यूसुफ चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो कहता है कि आयशा घर के बाहर खेल रही थी, उसको हवस की तलब थी। उसने उस बेटी को कुछ लालच दिया कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। महज 10 रुपये की चॉकलेट का बहाना देकर अपनी बहन को वो पहले कुछ देर के लिए पैदल लेके जाता है, फिर उसे गोद में लेके जाता है। गोद में ले जाने के बाद उसी इंटर कॉलेज के पीछे लेके जाता है। वो बच्ची थी, उसको पता नहीं, क्योंकि उसके साथ वो अक्सर रहती थी। भाई तो था, वो भी सगा तहेरा भाई, कोई गैर नहीं था। उसके साथ ले जाकर वो गलत काम करता है। बेटी विरोध करती है तो उसे मारता है, एक बार नहीं बार बार मारता है। 7 चोट के निशान उसके शरीर पर पाए गए और खून से लथपथ वो इसलिए थी क्योंकि उसके साथ बलात्कार किया गया था। उसने रोने की, चीखने की, चिल्लाने की खूब कोशिशें की, अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें की, मगर यूसुफ के कानों तक उसकी परेशानी की, उसके दर्द की कोई आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। और जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने उसकी गला दबाया, उसकी हत्या कर दी। हत्या करके वो 1-2 दिन तो तलाश करने में अपने चाचा के साथ, अपनी चाची के साथ रहता है मौके पर, मगर जो उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा
कहीं ना कहीं उसकी गलती सामने आ ही जाएगी, तब वो भाग जाता है। और कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून अगर अपनी सीप आ जाए तो ज़मीन की 7 तह को खोल कर भी बाहर निकालेगा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि क्राइम को चाहे कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है, खुल जाता है। काश ये टेक्नोलॉजी ना होती तो ये इस बात का कभी भी पता नहीं चल पाता कि सगे तहेरे भाई ने उस बहन के साथ, उस बेटी के साथ ऐसा किया है। यदि बहन बेटियां घरों में ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आखिरकार कहाँ रहेंगी। इस महेश चंद गौतम और सुरेश पाल सी और इंस्पेक्टर ने जल्द से कम समय में चार्जशीट लगाने का वादा किया है। लोगों से कहा है कि हम इसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा कर ही रहेंगे, इसको बड़ी से बड़ी सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। इस आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उस इलाके के लोगों में इस रिश्ते को लेकर, इस भाई को लेकर बड़ा रोष है। वाकई इसने बहुत ही शर्मसार कर देने वाली, इंसानियत को झुकाने वाली घटना को अंजाम दिया है। क्या लोग अपने ही भाइयों पर, अपने ही परिवार के लोगों पर विश्वास करना छोड़ दें? बेटियों के साथ क्या हर वक्त रहना पड़ेगा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो अपने ही घर की बहन बेटियों को भी छोड़ नहीं रहे हैं, उन्हें अपना हवस का शिकार बना रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जताना है, आपको जगाना है। आप अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताएं कि अगर आपको कोई गलत नज़र से छूता है, गलत नज़र से देखता है तो उससे सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा। यूसुफ उर्फ लालू ने उस बच्ची के साथ, आयशा के साथ पहले भी ऐसी हरकत करने की ज़रूर कोशिश की होगी, इसलिए उसे बढ़ावा मिला और उसने इस काम को अंजाम दिया था। दोस्तों, आज शैलेंद्र प्रताप सिंह का जन्मदिन है। उनकी पत्नी कंचन सिंह ने अपील की थी कि उनके पति का नाम लिया जाए कि शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप बहुत लंबी उम्र जिएं, आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हों और आप दिन पे दिन तरक्की करें। हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं आपको, और अपने पूरे उस्मान सैफ़ी परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।